Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1 Unit 5th Multiple Choice Questions. So MCQ सीरीज के अंदर 5th यूनिट पर हम आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5th यूनिट से पूछे जाने वाले डिफरेंट MCQs जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन के रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ आइरिडिस बाय द लोकल एप्लीकेशन इज। हमें बताना है कि वो कौन सी ड्रग है जिसको अगर हम लोकली अप्लाई करेंगे ना तो वो हमारे जो आइरिस के स्फिंक्टर्स होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। ठीक है, तो आपकी वो ड्रग हो सकती है पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पेथोलाइटिक, सिंपेथोमाइमेटिक या सिंपेथोलाइटिक। देखो आपको पता है कि जब हम यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक ड्रग देते हैं, जैसे कि मान लो कि सिंपेथोलाइटिक में एट्रोपिन देते हैं, तो एट्रोपिन तो क्या करती है, माइट्रियासिस, जबकि पैरासिम्पेथोमाइमेटिक जो होती है आपकी वो क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस मतलब वो क्या करेंगी, आपकी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, जबकि एट्रोपिन क्या करेंगी, प्यूपिल्स को डायलेट कर देंगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शन कौन करती है, तो माइमेटिक, दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, दैट बाल दैट एंटील्यूसाइड इट इज अ ड्रग विच इज यूज टू काउंटर द टॉक्सिक इफेक्ट। बाल बेसिकली एक एंटीडोट होता है और ये जो एंटीडोट होता है वो किसका एंटीडोट होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है एट्रोपिन, मर्करी, मॉर्फिन और बार्बिटूरेट्स। वैसे तो आपको इनके इनके एंटीडोट्स भी पता होने चाहिए, बट अभी हमसे सिर्फ बाल का एंटीडोट पूछा है कि बाल किसका एंटीडोट, मरकरी जो मेटल है उसका एंटीडोट ये होता है। दैट इज वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोस्टिग्मिन, डिजिटेलिस, एट्रोपिन और कुरोरे। तो देखो माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए आपके यहाँ पर कोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स भी यहाँ पर यूजफुल होते हैं। ठीक है, और डिजिटेलिस भी यहाँ पर काम आता है। कौन सी ड्रग है जो नहीं देना चाहिए, तो हमको नहीं देना चाहिए कुरेरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 दैट द टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल इज ड्यू टू इट्स कन्वर्जन इनटू द बॉडी। कि मेथनॉल हमारे लिए टॉक्सिक है ये हमको पता है, लेकिन क्यों, क्या केमिकल रिएक्शन के थ्रू बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाती है ये, तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये होता है मिथेनॉल यानी कि CH3OH, जो यहाँ पर इसका एक साइड से तो होता है ऑक्सीडेशन और एक साइड से होता है रिडक्शन। तो इस वजह से ये अल्कोहल क्या बना लेता है, पहले तो आपके यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, दैट इज HCHO, और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, फॉर्मिक एसिड बना लेता है। यानी कि इसका पहले होता है ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड में एंड देन इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में, जो कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि एसिटल्डिहाइड बनाता है, नहीं फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि सिंगल कार्बन है ना। अगर आपके यहीं एसिटिक एसिड की बात होती तो एसिटिक एसिड आपके एसिटल्डिहाइड बनाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेथनॉल की बात है इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है और फॉर्मिक एसिड बनाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दैट वन ऑफ द एपिनेफ्रीन एक्शन ऑन द हार्ट इज। इनमें से कौन सा एक्शन है जो एपिनेफ्रीन का है और हार्ट पर है। ठीक है, हार्ट पर एपिनेफ्रीन क्या करता है, देखो एपिनेफ्रीन क्या है, आपकी सिंपथेटिक ड्रग। ठीक है, सिंपथेटिक का नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से बढ़ेगी, तो देखो एक्सिलरेटेड ड्यू टू द वेगस नर्व, वेगस नर्व की डिप्रेशन की वजह से नहीं, इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टरी पीरियड, डिप्रेशन ऑफ द एसे नोड, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज ए। देखो ये तो हमको पता है कि हार्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट का एक्सेलरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ में आपके फॉस्फोराइलेज ए एंजाइम का यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी नहीं, ऐसे नोट डिप्रेस होगा नहीं, रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज होगा नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा हार्ट रेट का क्योंकि वेगस नर्व डिप्रेस हो जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दैट एपिनेफ्रीन HCl हैविंग लिटिल और नो इफेक्ट ऑन। जो एपिनेफ्रीन होती है आपकी ड्रग, अगेन ये क्या है, आपके सिंपैथेटिक ड्रग है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, देखो ये कह रहा है किस पर लिटिल इफेक्ट होगा या नो इफेक्ट होगा। तो देखो किस पर ये काम नहीं करती है, अनब्रोकन स्किन पर, कंजक्टिवा पर, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर पर, या फिर नेजल म्यूकोसा पर। तो नेजल म्यूकोसा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 7 that epinephrine is often included in the administration of local anesthetics because it, हमने local anesthetics के MCQs जब डिस्कस किए थे तब भी बोला था कि यहाँ पर एपिनेफ्रीन को साथ में दिया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो क्यों देते हैं, ऑप्शन है आपके पास बिकॉज इट इनहांसेस द एनाल्जेसिक इफेक्ट, क्योंकि एनाल्जेसिक इफेक्ट बढ़ा देता है लोकल एनेस्थेटिक के, नहीं। इट न्यूट्रलाइज द इरिटेंट एक्शन, नहीं। इट डिलीज द डिफ्यूजन ऑफ द एनेस्थेटिक फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन, कि भाई उसके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको स्लो करके लॉन्गर एक्शन ये यहाँ पर बनाता है, इसलिए इसको देते हैं। इट इंक्रीजेज द डिफ्यूजन, नहीं, डिक्रीजेज और वी कैन से डिलीज द डिफ्यूजन, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लो एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 that is Pagzipan, that is also known as Helazepam, is also used in the treatment of, कि पागजीपान या जो हेलाजेपाम है, जेपाम बोल दिया यानी कि आपकी बार्बिटूरेट्स बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये किसके लिए ट्रीट होता है, एडिमा के लिए, नहीं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी में भी हो सकता है क्योंकि जेपाम क्लास है ना, तो हम सोच सकते हैं एक बार कि एपिलेप्सी में भी जेपाम क्लास की ड्रग्स आती है, जैसे डायजेपाम वगैरह यूज करते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि CHS के लिए, एंजाइटी के लिए, या एपिलेप्सी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे पाम है लास्ट में, तो हम यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि या तो एंजाइटी होगा या एपिलेप्सी होगा। अब हमको इन दोनों में से एक को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कि जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए पागजीपाम को यूज किया जाता है, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट आइसोइथारीन इज एन ड्रग विच स्टिमुलेट्स प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। जो आपकी ये ड्रग है आइसोथेरीन, ये किस रिसेप्टर को जाकर के स्टिमुलेट करती है। ध्यान दो कि एगोनिस्ट की बात हो रही है, एंटागोनिस्ट की नहीं हो रही है, ठीक है। तो किस की एगोनिस्टिक ड्रग है ये, आपके पास ऑप्शन है अल्फा, हिस्टामीन, बीटा 1 या बीटा 2। तो यहाँ पर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमको ध्यान रखना होगा कि ये जो ड्रग है पर्टिकुलरली बीटा 2 रिसेप्टर को जाकर के स्टिमुलेट करके एक्शन देती है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is question number 10 that the mechanism which explaining the clinical picture observed in a कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि CO की पॉइजनिंग के अंदर क्या मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि जब हम एक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं और उसकी वजह से जो पॉइजनिंग इफेक्ट आता है, वहां पर क्या हो रहा होता है बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इसकी पॉइजनिंग के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शंस के अंदर है कि हीमोलाइसिस ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स, RBCs का यहाँ पर हीमोलाइसिस हो जाता है। ऑप्शन है कि केमिकल यूनियन ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। Third is transformation of the carbon monoxide to carbon dioxide in the blood. Fourth is arrest of oxidation in the tissues by the enzyme interference. Actually में होता क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सेस हमारी बॉडी में जा रहा होता है ना, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर लेता है, और इसकी जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से कहेंगे हम ज्यादा होती है, इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर बाइंड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसकी वजह से जो फ्री हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से बाइंड होना चाहिए था जिसको, वो यहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई मतलब ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है
वो यहाँ पर नहीं हो पाता। और ये जो बाइंडिंग होती है ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो ऐसा नहीं होगा कि वापस से इसको रिलीज करके और ऑक्सीजन या फिर CO2 को जोड़ पाएगा, ऐसा ये नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और पर्सन ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ केमिकल यूनियन बना लेता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज में तो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करके, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से पर्सन की, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दैट एसिटाइल कोलिन हैविंग बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक एक्शन, सही बात है। देन द मस्कैरिनिक एक्शन कैन बी ब्लॉक्ड बाय, देखो एसिटाइल कोलिन जो है उसके दो दो रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग होती है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर और निकोटिनिक रिसेप्टर पर, दोनों पर एक्शंस होते हैं। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर ड्रग है जो कि मस्कैरिनिक एक्शन को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान दो कि एसिटाइल कोलिन आपकी क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसके एक्शन को ब्लॉक करना है तो क्या देना पड़ेगा, एंटी कोलिनर्जिक्स देने पड़ेंगे। अब इनमें से देख लो एंटी कोलिनर्जिक कौन है, एट्रोपिन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। ये मेमोरी बेस्ड है कि सबसे फास्ट कौन सा एंटीकोगुलेंट यहाँ पर काम करता है। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन होने से रोकेगा, ब्लड को डाइल्यूटेड फॉर्म में रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है वारफरीन, हिपेरिन, आउबिन और प्रोटामीन सल्फेट। तो सबसे अच्छा एंटीकोगुलेंट है यहाँ पर हिपेरिन। ठीक है, नेचुरल भी होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दैट फिनसाइक्लिडीन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ। फिनसाइक्लिडीन किसका एंटागोनिस्ट है, तो ऑप्शंस हैं के काइनेट, AMPA, NMDA एंड ऑल ऑफ द अबोव, कि ये जो ड्रग है ये किस पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करती है नॉन कॉम्पिटिटिवली। तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा NMDA रिसेप्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यानी कि अगर आपका बीपी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बीपी को कम करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे आप यहाँ पर। ऑप्शन है डाइएजोक्साइड, क्लोनिडीन, प्रोप्रानिनोल एंड ग्वेनिथिडीन। देखो ग्वेनिथिडीन की बात करें, ये एंटी एंजाइनल ड्रग है। ठीक है, डाइएजोक्साइड ये भी एंटी एंजाइनल है, प्रोप्रानोल भी यहाँ पर बीपी कम करने का काम करता है। बेसिकली ये क्या करता है, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस कर देता है। क्लोनिडीन भी यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपके हार्ट के ऊपर होने वाला वर्कलोड को कम करता है। अब बचा ये डाइएजोक्साइड, ये आपकी एंजाइना की ड्रग हो ही गई। डाइएजोक्साइड की बात करें जो कि हाइपरस्टीट के नाम से आती है, ये जो हाइपरटेंशन के जो क्राइसिस होते हैं ना, जो हाइपरटेंशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ट्रीट करती है। देखो हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करती है, हाइपरटेंशन की जो क्राइसिस होते हैं, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। दैट इज वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइएजोक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दैट द पार्किंसोनिज्म इज प्रोबेबली ड्यू टू। पार्किंसन किसकी वजह से होता है कि डोपामीन का लेवल कम हो जाए और कोलिनर्जिक्स, एसिटाइल मतलब कोलिनर्जिक्स का लेवल ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर टू लिटिल, लिटिल क्या हो रहा है, कम क्या हो रहा है, कम हो रहा है डोपामीन का लेवल। ब्रेन के अंदर डोपामीन का लेवल कम हो जाने की वजह से पार्किंसन होता है, या एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा हो जाने की वजह से होता है। ठीक है, लिवोडोपा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लिवोडोपा तो एक खुद एक प्रो ड्रग होती है जो कि पहले अपने एक्टिव फॉर्म डोपामीन में कन्वर्ट होती है और डोपामीन की जो कमी से पार्किंसन हुआ है उस सिनेरियो को ये ट्रीट आउट करती है। ठीक है, तो डोपामीन तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है पार्किंसन की ट्रीटमेंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 दैट प्रोमिनेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज। लोकल एनेस्थेटिक्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये है कि ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। देखो ध्यान दो, लोकल एनेस्थेटिक की बात हो रही, जनरल एनेस्थेटिक की बात होती तो हम ये कहते हैं कि सीएनएस पे काम करता है, सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, अनकॉन्शियसनेस यहाँ पर करता है। ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक स्पेसिफिक एरिया पर काम करता है, सीएनएस की एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करता ये। ठीक है, तो ट्रैकीकार्डिया करता है नहीं, लोकल इस्चीमिया करता है नहीं, सीएनएस को डिप्रेस करता है नहीं, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। वैसे तो सीएनएस को स्टिमुलेट भी नहीं करता, ये तो पर्टिकुलरली अपने एक ऑर्गन पे काम करता है।
ठीक है, जहां पर इसको अप्लाई किया जाता है वहां पर लोकली एक्शन देता है, लेकिन सीएनएस यहाँ पर स्टिमुलेटेड कंडीशन में ही रहता है। दैट इज वाई आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द यूज ऑफ एन एंटीडोट फॉर द क्यूरेरी पॉइजनिंग। अगर क्यूरेरी की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, तो किससे ट्रीट करोगे, कोलिनर्जिक से, इसके अपोजिट ड्रग दोगे। तो नियोस्टिगमिन बिल्कुल सही, एट्रोपिन नहीं, होमोएट्रोपिन नहीं, हेक्सामेथोनियम नहीं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो गई, तीनों सेम क्लास की ड्रग हो गई, ये अपोजिट हो गई, मतलब ये कोलिनर्जिक है, ये एंटी कोलिनर्जिक्स हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां से भी निकाल सकते थे आप एलिमिनेशन रूल से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दैट सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेज द साइड इफेक्ट ऑफ। जब सिगरेट स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, पेन रिलीफिंग का काम करता है, नहीं। एनालेप्टिक्स, एंटी डिप्रेसेंट और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, ये यूं कह रहा है कि भाई जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो ना, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके वैसे तो सभी चीजों पर साइड इफेक्ट डाल रहा होता है, लेकिन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स यहाँ पर होते हैं ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस ही कर देता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट फ्यूओक्सेटीन इज एन फिल इन द ब्लैंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर। ये जो आपकी ड्रग है बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, और सेरोटोनिन को ये ब्लॉक करती है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। एंटी डिप्रेसेंट आपकी ये ड्रग होती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि ये किसको ब्लॉक करेगी, सेरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को, डोपामीन को या गाबा को। तो करेक्ट आंसर इज सेरोटोनिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दैट वीवा सिटाइल, दैट इज अ प्रोट्रिप्टाइलिन इज यूज्ड एज एन। ये जो आपकी ड्रग है प्रोट्रिप्टाइलिन, ये किसके लिए यूज होती है, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, कार्डियोटोनिक या एंटी डिप्रेसेंट। देखो ट्रिप्टाइलिन आ गया तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते थे कि ट्रिप्टाइलिन आ गया है तो ये किसके लिए होगी, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। सो इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, that which of the drug is choice for the trigeminal neuralgia, कि जो ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है यहाँ पर। तो सबको पता है कि ये तो मतलब मेमोरी बेस्ड है, और ये याद भी होता है कि कार्बामाजेपिन जो यहाँ पे होती है आपकी ड्रग, वो ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बाकी फिर भी ऑप्शंस देख लो, कार्बामाजेपिन, फिनाइल्टोइन, फिरोजेपाम और डायजेपाम। नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बामाजेपिन, ऑप्शन नंबर ए। वैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये जेपाम जेपाम हो गई, ए क्लास की हो गई, है ना, तो दोनों सेम क्लास की है, तो इसलिए भी ये ड्रग तो होंगी नहीं बच्चे ये दोनों, तो इसके अंदर जेपाम क्लास की ड्रग डोमिनेटिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग में इंक्रीज द सीजर एक्टिविटी इन द एपिलेप्टिक पेशेंट्स। जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको सीजर्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, उनके केस में सीजर्स की एक्टिविटी को कौन सी ड्रग होती है जो और ज्यादा बढ़ा देगी। तो ऑप्शन है आपकी इथेटोइन, फिनोवार्बिटल, ट्राइहेक्साइल फेनिडाइल और एमेंटाडीन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग है आपकी जो सीजर्स की एक्टिविटी को एपिलेप्टिक पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज कर देती है। तो आपके करेक्ट आंसर होगा, that is option number D. Next है question number 23, that the trazodone, which is also known as descirol, is used as an। trazodone जो ड्रग है, ध्यान से देखो डोन वाली है ये, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में यहाँ पर यूज होती है, एनाल्जेसिक्स में आती है, कार्डियोटोनिक्स में आती है, ट्रांसक्विलाइजर में आती है या एंटी डिप्रेसेंट में आती है। तो ये आती है आपकी, वैसे ट्रांसक्विलाइजर भी आपको यहाँ साइकोसिस को ही आप ट्रांसक्विलाइजर बोलते हो, है ना। साइकोटिक जो ड्रग्स होती है ना, वही हम मोस्टली डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है। पर हमको अगर एक्यूरेट आंसर यहाँ पर देना है डोन क्लास का, तो वो जाएगा आपके एंटी डिप्रेसेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 24, that in addition to the marked potency, loop diuretics, that is Lasix and Idricr, have a added advantage of। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पोटेंसी के बारे में बात करें तो लूप डायरेटिक्स जो रहेंगी, दो ड्रग है लूप डायरेटिक्स के अंदर, लेसिक्स और इड्रिल, इन दोनों की क्या एडवांटेज है। तो ऑप्शन है कि बीइंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट, कि ये साइड इफेक्ट से फ्री होती है। अच्छा, सेकेंड है कि कोजिंग हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम की कमी कर देगी ये।
तो ये एडवांटेज थोड़ी हुआ, ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, तो ये तो वैसे गलत बात हो गई। तीसरा है कि नॉट कोजिंग एनी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस नहीं करती है, वैसे तो करेगी क्योंकि आयन चैनल्स के थ्रू काम करती है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस तो करती है लूप डाययूरेटिक, है ना, तो ये भी गलत हो गया। कि बीइंग इफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली, और एक ही बोल रहा है कि सारे साइड इफेक्ट से फ्री है, तो ऐसा भी नहीं होता कि लूप डाययूरेटिक्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको ओरली रूट से देंगे तो भी इफेक्टिव हो जाएगी, तो ये इसका एडवांटेज हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next take question number 25 that the neuronal death in response to the high glutamine concentration is mediated by, ये जो ग्लूटामेट की जो हाई कंसंट्रेशन होती है ना, जब ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन होती है तो न्यूरॉन्स की यहाँ पर डेथ होने लग जाती है, तो ये ग्लूटामेट किस रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए काइनेट, एएमपीए, एनएमडीए और नन ऑफ द बोथ, तो ये बाइंड होता है आपके एनएमडी रिसेप्टर्स के साथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 दैट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एफ्रिडीन इज, एफ्रिडीन के साइड इफेक्ट बताने हैं आपको, ठीक है, तो रैशेज, नर्वसनेस, ब्लड क्राइसियासिस और ड्राउजीनेस, तो यहाँ पर एफ्रिडीन का एक्चुअल जो साइड इफेक्ट है वो है नर्वसनेस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 दैट थायराइड डायूरेटिक्स जो होते हैं दे में प्रोड्यूस एंड इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड, थायराइड डायूरेटिक्स जब लेते हैं तो यहाँ पर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसके अलावा किसका इंक्रीज होता है, पोटेशियम का, बीयूएन बन का, यूरिया का या ग्लूकोज का। देखो एक चीज ये समझना कि यूरिक एसिड जब जमा हो रहा है ना, वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ब्लड के अंदर, तो यूरिया तो यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, पोटेशियम के ऊपर थायराइड डायूरेटिक्स का इफेक्ट नहीं होता, बीयूएन जैसी कोई चीज नहीं होती, बचा क्या, ग्लूकोज, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, एलिमिनेशन रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रग विच इज वाइडली यूज्ड टू ट्रीट द माइल्ड हाइपरटेंशन इज, बीपी के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग है आपकी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है, सिनेप्टिक ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और माओ इनिबिटर्स, चारों ऑप्शंस के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर डायूरेटिक्स को प्रीफरेंस दी जाएगी, बाकी वैसे तो बीपी के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम और भी कई सारी क्लासेस की ड्रग होती है जिनको यूज करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायूरेटिक से, लेकिन इन ऑप्शंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि डायूरेटिक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 दैट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिवोडोपा, लिवोडोपा के क्या आपके एग्जांपल है, किसके ऊपर, डोपामीन के ऊपर, डोपामीन के साथ कंपेयर करें तो लिवोडोपा के क्या क्या एडवांटेज होंगे पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए डोपामीन लिवोडोपा से कैसे, लिवोडोपा डोपामीन से कैसे बेटर है, कि भाई ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पा जाता है, इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, तो इट इज मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक, रेडिली अवेलेबल एंड मोर इफेक्टिव, तो ये है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है और इस वजह से इजीली ब्रेन के अंदर जा करके पार्किंसन को ट्रीट कर पाता है, डोपामीन दोगे तो वो जा ही नहीं पाएगा, तो उसका इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दैट इंट्रावीनस इंजेक्शन, जब आईवी इंजेक्शन देंगे हम एफ्रिडीन का तो हमको क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन है एनाफाइलेक्सिस, ट्रेकिफाइलेक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रैकिफाइलेक्सिस देखने को मिलेगा, यानी कि सडन डिपेंडेंस देखने को मिलेगी, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 दैट अ को ट्रांसमीटर में सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, को ट्रांसमीटर का मतलब होता है, को मतलब होता है साथ, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ एक और चीज रिलीज हो रही है जो क्या कर रही है, रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से रिलीज होने वाले ट्रांसमीटर के रिलीज को रेगुलेट करती है, ठीक है, अल्टर द पोस्ट जंक्शनल एक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमीटर, जो हमारा ट्रांसमीटर है उसकी जो एक्टिविटी होती है, एक्शन होते हैं, उसको ये अल्टर कर सकती है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज एन अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर, खुद भी एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर सकती है, ये भी ठीक बात है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों चीजें कर सकती हैं आपकी, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमीटर को रेगुलेट कर सकती है,
उसकी तरह खुद एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर सकती है, और पोस्ट जंक्शनल जो जंक्शन के बाद वाला आपका नर्व्स है उसके एक्शन को अल्टर भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, उसको ट्रांसमीटर के लिए सुटेबल भी बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोलिन एस्ट्रेज इज, जो आपकी एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज, वो क्या करता है? देखो कोलिन एस्ट्रेज जो है बेसिकली इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स जो है इस पे काम करते हैं, और इसको हाइड्रोलाइज करके इस एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं और एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि इट डज नॉट हाइड्रोलाइज द एसिटाइल कोलिन, गलत करते हैं हाइड्रोलाइज, इट हाइड्रोलाइज द एसिटाइल कोलिन एट अ स्लोअर रेट, बिल्कुल सही बात है, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करते हैं और एसिटाइल कोलिन की इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। इट इज मोर ससेप्टिबल फॉर द इनिबिशन बाय द फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन इसको इनिबिट नहीं करता, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, इसके थ्रू ही काम करता है। फोर्थ, इट इज ओनली फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग कोलिनएस्ट्रेज, की कोलिनएस्ट्रेज की सिर्फ एक सर्कुलेटिंग फॉर्म होती है ये, तो नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है स्लोअर रेट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 दैट एसिटाइल कोलिन हैविंग नो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन बिकॉज, एसिटाइल कोलिन जो आपकी ड्रग है इसके खुद के कोई थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि नन ऑफ इट्स एक्शन इज बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि एक्शन इसके बेनिफिशियल नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इट्स इफेक्ट इज ट्रांजिशेंट, इट प्रोड्यूसेस अ वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स। ये कह रहा है एसिटाइल कोलिन जो आपकी ड्रग है उसकी खुद की कोई थेराप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये कई सारे ऑर्गन, देखो कई सारे ऑर्गन में कई सारे एक्शन देती है और इसके काफी सारे ट्रांजिशेंट एक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी होते हैं, ये तो गलत बात है थेराप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं होते, होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी सही है कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होती है हमारे लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की पिलोकार्पिन इज यूज्ड एज, जब भी पिलोकार्पिन का नाम आए आंख बंद करके ग्लूकोमा ग्लूकोमा लगा दो कि पिलोकार्पिन किसके लिए यूजफुल है, ग्लूकोमा के लिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर बाइंड टू ओनली अनाइनिक साइट ऑफ द कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, देखो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो रहता है ना इसकी एक एनाइनिक साइड भी रहती है और एक केटाइनिक साइड भी रहती है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी ड्रग है जो कि इसकी एनाइनिक साइड पर बाइंड होकर के इसको कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये, क्योंकि कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है, तो हम इसको साथ बाइंड करके इसको इनिबिट करके एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का लेवल यहाँ पर बढ़ा रहता है और एसिटाइल कोलिन का एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग होगी जो आपके एनाइनिक साइड को ब्लॉक करेगी? ऑप्शन है आपके पास नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम और डिस्प्लोस, चारों ही सेम क्लास से बिलोंग करती है और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका इड्रोफोनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 दैट द नियोस्टिग्मिन इज प्रीफर्ड ओवर द फाइसोस्टिग्मिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, कि जो आपकी ड्रग है ना नियोस्टिग्मिन वो फाइसोस्टिग्मिन से ज्यादा प्रीफर्ड होती है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए, क्यों? क्योंकि ये बेटरली अब्सॉर्ब हो जाती है, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, it having additional direct agonistic action on the nicotinic receptors at the muscle end plate and it penetrates the blood brain barrier। देखो वैसे तो इसमें एक और चीज आती है कि यहाँ पर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा होता है और बेटरली अब्सॉर्ब होती है, ये बात सही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पर माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि भाई जब माइस्थीनिया ग्रेविस का हमें ट्रीटमेंट कराना रहता है तो हम वहां पर चाहते हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर आपकी ड्रग बाइंड हो सके। तो न्यूस्टिग्मिन एक्चुअली यही करती है, ये क्या करती है, जो मसल एंड प्लेट पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाकर के डायरेक्ट बाइंड करके एगोनिस्टिक एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, इस वजह से इसको प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से, अदरवाइज तो आपका दोनों और भी बातें सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 दैट द मैकेनिज्म बाय व्हिच नियोस्टिग्मिन इंप्रूव्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइस्थेनिक मसल इन्वॉल्व, जो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो माइस्थेनिक मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को कौन सी नियोस्टिग्मिन है जो इंप्रूव कर देगी यहाँ पर,
ठीक है। तो ऑप्शन से कि रिपीटेटिव बाइंडिंग टू द एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल टू द सेम रिसेप्टर्स एट द मसल एंड प्लेट, की जो मसल की एंड प्लेट होती है उन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करने के लिए नियोस्टिग्मिन यहाँ पर कॉम्पीट करती है। भाई नियोस्टिग्मिन माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में जो माइस्थेनिक मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करती है। ठीक है, तो यहां पर ये एसिटाइल कोलिन के साथ कंपीट करती है सेम रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए। डिफ्यूजेस बाय डिफ्यूजन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग्स टू द वाइडर एरिया एक्टिवेटिंग द नेबरिंग रिसेप्टर्स, कि जब एसिटाइल कोलिन आपके मोटर नर्व एंडिंग से रिलीज होता है तो वो नेबरिंग रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, activation of motor nerve and plate receptors by the neostigmin molecules themselves, कि यहाँ पर neostigmin molecules जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं, जो मसल एंड प्लेट रहती है उस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका एक्टिवेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई नियोस्टिग्मिन आपके किस तरीके से इफेक्टिव होता है, क्या मैकेनिज्म करता है, एसिटाइल कोलिन के साथ रिपीटेटिव बाइंडिंग करके उसकी जो रिसेप्टर के साथ एफिनिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, एसिटाइल कोलिन के डिफ्यूजन को यहाँ पर बढ़ा देता है और उसके साथ ही जो नेबरिंग रिसेप्टर्स है उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और आपकी एक्टिवेशन जो मोटर नर्व एंड प्लेट है उसका एक्टिवेशन भी करता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दैट द सिम्टम्स ऑफ शाइजोफेनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एजेंट एक्सेप्ट। शाइजोफेनिया के जो सिम्टम्स हैं किस किस के साथ देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास एम्फेटामिन, एपोमोर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टिन और रेसरपिन। ठीक है, तीन के साथ देखने को मिलते हैं, एक के साथ नहीं देखने को मिलते हैं, वही उस एक्सेप्ट को बताना है आपको। तो शाइजोफेनिया के सिम्टम्स आते हैं आपके इन तीनों ड्रग्स के साथ, एम्फेटामिन, एपोमोर्फिन और ब्रोमोक्रिप्टिन, इसलिए यहाँ पर किसके साथ नहीं आते, रेसरपिन के साथ, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसरपिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, दैट सेलेक्ट द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दैट इज बीइंग यूज्ड टू एफर्ट सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट इन द एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसके सिम्टम्स के इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी एंटीकोलिनेस्टरीज ड्रग हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि इनमें से कौन सी एंटीकोलिनेस्टरीज ड्रग है, तो सारी है ना। अब आपको ये बताना है कि एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स के रिलीफ के लिए कौन सा यूज करेंगे। तो ट्रेकिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेकिन एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की ओपन एंगल ग्लाइकोमा बाय, ओपन एंगल ग्लाइकोमा जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्टिंग द स्फिंक्टर ऑफ प्यूपिल, इंक्रीज द टोन ऑफ सीलियरी मसल्स, reducing the aqueous formation and enhancing the vulvosacral outflow। ठीक है, तो ओपन एंगल जो ग्लाइकोमा की कंडीशन होती है उसके अंदर सिंपली क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स होती है उनकी टोनिसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और टोनिसिटी को इंक्रीज करके ये एक्शन दे रहा होता है। तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दैट टीमोलोल आई ड्रॉप्स आर प्रीफर्ड ओवर द पिलोकार्पिन आई ड्रॉप बाय मेनी ग्लाइकोमा पेशेंट्स बिकॉज। जो टीमोलोल है ना वो पिलोकार्पिन से ज्यादा हम प्रीफर करते हैं। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पिलोकार्पिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन टीमोलोल को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि टीमोलोल इज मोर इफेक्टिव देन द पिलोकार्पिन। टीमोलोल एक्ट बाय वल्वोसैक्रल आउटफ्लो, या इट लेस ऑक्यूलर साइड इफेक्ट, या इट हैविंग नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखो एक्चुअल में इसको प्रीफर करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम आते हैं, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम टीमोलोल को चूज करेंगे क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, दैट सेलेक्ट अ लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर। लॉन्ग काम करने वाली बीटा ब्लॉकर के बारे में बताना है। चारों ही बीटा ब्लॉकर है, अब इनमें से सबसे लॉन्गर एक्टिंग कौन सी है, लिवोब्यूनेनॉल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रो ड्रग ऑफ एड्रेनलिन विच इज यूज्ड टॉपिकली इन द ग्लाइकोमा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है आपके पास जो कि आपके एड्रेनलिन का प्रो ड्रग है। एड्रेनलिन का प्रो ड्रग पूछ लिया बस डीपी वेफ्रीन पे आ जाएंगे और बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है एड्रेनलिन का प्रो ड्रग क्या है, डीपी वेफ्रीन।
ठीक है, जो कि ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया कि ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सेकेंडरी हो गया। पहली चीज ये है कि एड्रेनलिन का प्रोड्रग है, तो दैट इज डिपेवेप्रिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक, पहली बात क्या करा है कि डायूरेटिक होना चाहिए। ठीक है, इज मोर इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा, डायूरेटिक है और साथ में कंजेस्टिव ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो ये बाकी तो ये फ्यूरोसेमाइड है ना, एमिलोराइड, और इनको तो हम ग्लाइकोमा के लिए ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते, लेकिन मैनिटोल को करते हैं क्योंकि ये मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू काम करता है ना, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दैट नियोस्टिग्मिन इज बेनिफिशियल इन द कोबरा इन वोमेशन, बिकॉज जो कोबरा जब काट लेता है, कोबरा कोबरा सांप होता है बेसिकली, कोबरा स्नेक, स्नेक वाइन बीटन बोलते हैं उसको, कि अगर किसी सांप ने, कोबरा सांप ने आपको काट लिया है तो यहाँ पर न्यूस्टिग्मिन देते हैं। तो क्यों देते हैं, ये क्या करता है, तो इट बाइंड्स एंड एक्टिवेट इनएक्टिवेट्स द कोबरा टॉक्सिन, it reverses the coma due to the cobra toxin. Third, it counteracts the cardiodepressant action of cobra toxin, और it antagonizes the paralyzing action of cobra toxin, कि या तो ये कोबरा टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देगा, या कोबरा टॉक्सिन की वजह से जो कोमा हो रहा है उसको रिवर्स कर देगा, या कोबरा टॉक्सिन की वजह से जो कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन हो रहा है उसको काउंटरैक्ट कर देगा। एक्चुअल में क्या करता है, कोबरा टॉक्सिन का जो पैरालाइजिंग एक्शन होता है ना, जो वो पैरालाइज कर देता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, जिस जहां पे उसने काटा होता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वो पैरालाइज करना वहां से शुरू करता है। तो बेसिकली न्यूस्टिक में हम ये देते इसलिए देते हैं ताकि कोबरा टॉक्सिन के जो पैरालाइजिंग एक्शन है उसको क्या किया जा सके, एंटागोनाइज किया जा सके, अपोज किया जा सके, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर कौन सी ड्रग है जो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। आपके पास ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, प्रालिडॉक्सिम, डायजेपाम और एड्रेनलिन। तो यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर आपकी जो ड्रग यूज होगी वो होगी एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, प्रालिडॉक्सिम भी की जाती है, लेकिन वो स्पेसिफिक होगी कि यहाँ पर कौन सी पॉइजनिंग में यूज हो रही है, लेकिन एट्रोपिन सल्फेट हर किसी तरीके के ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर यूज होगी। एक्चुअली हमें होता क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने का जो कारण होता है ना, वो होते हैं आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक के फॉर्म में क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वर्स्ट बाय द प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल जो आपकी ड्रग होती है वो कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है जिसको और ज्यादा वर्स कर देंगे अगर हम गलती से यहाँ पे प्रोप्रानोलोल दे देंगे तो। ऑप्शन है ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा को तो ट्रीट करती है, रेनॉल्ड्स डिजीज, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड पार्किंसोनिज्म। तो करेक्ट आंसर इज रेनॉल्ड्स डिजीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दैट द डायजेपाम इज आल्सो यूज्ड इन अ मसल रिलैक्सेंट, मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करती है। ठीक है, तो कैसे, डीप इंट्रा ऑब्डोमिनल ऑपरेशंस के अंदर, ट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर, टिटेनस के अंदर, या डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। तो टिटेनस के अंदर जब मसल्स में ऐठन आ जाती है ना, जब मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती, तो वहां पर मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है डायजेपाम। तो टिटेनस के अंदर यूजफुल होती है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लोकल एनेस्थेटिक्स विच हैविंग amide linkage which is differ from having ester linkage इन दैट अमाइड लिंकेज। देखो दोनों तरीके के लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, एक एनेस्थेटिक तो बोलते हैं जिसमें एस्टर लिंकेज होता है जैसे कि बेंजोकेन, और एक एनेस्थेटिक होते हैं जिसमें कि अमाइड लिंकेज होते हैं जैसे कि लिडोकेन। तो अब आपको ये पूछा है कि अमाइड लिंकेज वाले जो एनेस्थेटिक होते हैं वो एस्टर वालों से किस तरीके से डिफर होते हैं, कैसे अलग होते हैं। तो ऑप्शन हैं कि दे आर नॉट सरफेस एनेस्थेटिक, जो अमाइड वाले होते हैं वो सरफेस एनेस्थेटिक होते हैं, एस्टर वाले नहीं होते। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि एस्टर वाले कैसे हैं, कि सरफेस एनेस्थेटिक नहीं होते, वैसे सही बात है कि होते तो नहीं है। दूसरा है कि दे हैविंग अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दे आर डिग्रेडेड इन द प्लाज्मा, और दे डू नॉट क्रॉस सेंसिटिविटी विद द एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक।
कि भाई ये जो एस्टर लिंकेज वाले लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ क्रॉस सेंसिटिविटी नहीं मिलती है। सही बात है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है कि लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द नर्व कंडक्शन। बिल्कुल सही बात है कि बेसिकली काम ही ऐसे करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, सोडियम आयन के थ्रू यहाँ पर नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो कैसे? ब्लॉक ऑल द कीटायन आयन चैनल, नहीं सारे को नहीं करते। नेक्स्ट है हाइपर पोलराइजेशन करके, हाइपर नहीं डीपोलराइजेशन करके। थर्ड है इंटरफेयरिंग द डीपोलराइजेशन, बिल्कुल सही, ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। न्यूरोनल मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन ये करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हुए हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस 5th यूनिट के। ठीक है, होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए 50 एमसीक्यूज के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।